बीते एक साल में दुनिया के कई देशों में चुनाव हुए, कई देशों के राष्ट्र के प्रमुख चुने गए। कई जगह युद्धों का दौर है और कई जगह टैरिफ का युद्ध है। क्या दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है? इंडिया में भी क्राइसिस आई। डॉलर और बढ़ेगा, रुपया और गिरेगा। गोल्ड का दाम कब बढ़ता है? तब बढ़ता है जब लोगों को भय हो। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक विकट समय आने वाला है। दुनिया की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है? कई जगह युद्धों का दौर है और कई जगह टैरिफ का युद्ध है। तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या लगता है इस मुद्दे पे कि क्या दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है? नमस्कार प्रदीप। ग्रीक मिथोलॉजी में कैसेंड्रा नाम की एक महिला है जी। वो कहती है कि ट्रोजन्स को कि तुम्हारा विनाश निश्चित है। जी। तो मुझे लगता है कि मैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी पे अगर बहुत ज्यादा आपके साथ बातचीत किया तो मेरा जो है नाम कैसेंड्रा कर दिया जाएगा। ग्रीक मिथोलॉजी में एक और कैरेक्टर है, लोकी, द गॉड ऑफ मिस्चीव्स। नहीं, वो नॉर्स में है। ओके। जी। हाँ, वो नॉर्स में है। नॉर्स मिथोलॉजी, वो उत्तर उत्तर का भगवान है। गड़बड़ झाले का देवता कहते हैं उसको। जानेगा। जी। तो मुझे तो मजाक में लोग दुर्वासा भी बोलते हैं, काल भैरव भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं तांडव कर रहा हूं और इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, लेकिन साहब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने के पूरे आसार हैं। खासकर ये शुरू होगी यूएस और वेस्ट में। इंडिया में भी क्राइसिस आएगी, भयंकर आएगी, लेकिन कारण क्या है आज बात करते हैं। और ये बात एफओआई ने कही है। एफओआई के पार्टनर मनु शर्मा ने सबसे पहले कही और उनका इंटरव्यू आप अलग से लीजिएगा इस मुद्दे पे, ठीक। पर मैं अपनी बुद्धि से समझाता हूं क्या हो रहा है। देखिए, एफओआई के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एफओआई देखिए पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल रिस्क का विश्लेषण करती है। यह एक अलग कंपनी है फेयर ऑब्जर्वर से, जिसके मैनेजिंग पार्टनर हैं संजय आचार्य, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। और दूसरे पार्टनर हैं मनु शर्मा, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिनसे आप बातचीत करते रहते हैं। जी जी। तो मान लीजिए आप एक हिंदुस्तानी कंपनी हैं और आप यूरोप में आपका बिजनेस है, और मान लीजिए तिथि है दिसंबर 15, 2021। तो यदि आप यूरोप में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा अंदाजा होना कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो जाएगा आपके लिए भली बात है या बुरी बात है? आपके लिए जरूरी जानकारी है या वाहियात बात है? या डॉलर और बढ़ेगा, रुपया और गिरेगा, यह आपके लिए जरूरी बात है या गैर जरूरी बात है? गैर जरूरी जानकारी है। हमारे हिसाब से बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डॉलर में पैसा मिल रहा है तो डॉलर में ही रखिए कुछ दिन तक। रुपए में जितनी देर आप लाएंगे उतना अच्छा है। तो ये समझाने में है, समझाते हैं हम लोगों को आर्थिक और जियोपॉलिटिकल, राजनीतिक, भू राजनीतिक मुद्दों पे, कि उससे अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा, आप पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आज के दिन जो हमें देख रहे हैं, उनको ये बता दें कि भाई रुपया तो गिरेगा, रुपया 100 तक गिरेगा, उससे ज्यादा भी गिर सकता है। $1 100 रुपए का होगा। तो सोना आपके पास है, अच्छा है। चांदी है, अच्छा है। प्लैटिनम है, अच्छा है। चांदी और प्लैटिनम का दाम अभी थोड़ा नीचे है। ये हमने एमबीए किया था वॉटन से, वॉटन के फाइनेंस के बहुत लोग बोल रहे हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड के भी मित्र जो फाइनेंस के महारथी हैं, सब लोग नहीं बोल रहे, वो तो सालों से बोल रहे हैं। मनु शर्मा ने तो सालों पहले कह दिया था कि सोना 3000 से को पार करेगा पर आउंस। तो
तो ये हुआ मार्केट की बात। जियोपॉलिटिकल बातें भी हैं। हमने कहा था कि भाई रूस और यूक्रेन के भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई इस साल संभवतः बंद हो जाएगी। अब देखिए शांति वार्तालाप चालू हो गई। जी, अरब में हो रहे हैं शांति हाँ, वार्ता। सऊदी अरब में हो रही है। तो चलिए आज बात करते हैं यूएस इकोनॉमी की सबसे पहले, है ना? सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। जी, तो यूएस इकोनॉमी में और चीन से इसकी तुलना करते हैं तो देखिए, अगर आप यील्ड देखिए बॉन्ड पे। यील्ड क्या है कि अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड होता है कर्जा खरीदा, जी, कि मार्केट में जैसे आप गए मार्केट में, आपने $1 मिलियन का कर्जा जो है बॉन्ड में बेचा, हर आदमी ने ₹100 का एक बॉन्ड ले लिया, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जी, अगर आप कम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब उस बॉन्ड का दाम ज्यादा है। लोग आप समझते हैं कि भैया प्रदीप बिदावत तो गजब बिजनेसमैन है और इनका जो है जो बॉन्ड है वो तो वापस पैसा आएगा ही, तो मुझे जो है इनका बॉन्ड चाहिए। लेकिन अगर आप कच्चे बैट्समैन हैं तो आपका बॉन्ड कम दाम पे बिकता है, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि यह है कि जो बॉन्ड खरीद रहा है वो रिस्क ले रहा है ज्यादा, तो आपको रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि सबसे कम, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है दुनिया की, सबसे कम इंटरेस्ट तो यूएस को देना पड़ता है। लेकिन पहले क्वार्टर 2022 के उसके बाद से चाइना का जो रिलेटिव स्प्रेड है, का जो अंतर है, वो नेगेटिव हो गया। मतलब क्या है सरल भाषा में, कि चाइना के 10 साल के बॉन्ड वो कम इंटरेस्ट दे रहे हैं यूएस के बॉन्ड से। ये तो अचरज की बात है, क्योंकि चीन में अभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर खटाई में चला गया, चीन में नौकरियां मिलना मुश्किल है, चीन में और दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए यूएस का डेट ज्यादा महंगा है, जबकि यूएस में एम्प्लॉयमेंट भी रहा है जो बाइडेन के अंडर, ग्रोथ भी रही है। तो दाल में तो कुछ काला है, ये होना तो नहीं चाहिए। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ चीज पकड़ रहे हैं जो कि हेडलाइन फिगर नहीं पकड़ रहा है। ग्राफ देखें आप ध्यान से, हमारा ग्राफ है एफओआई का, जो संजय आचार्य जी ने बनाया है, ठीक। अब कारण क्या है, ये हो गया, मानिए ये तो हमने बताया क्या हो रहा है। सवाल होता है, अहम सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, ग्राफ के पीछे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो देखिए, हमको लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद यूएस ने क्या किया कि भैया बोरिंग भी ले ली ज्यादा, कि हम कर्जा ज्यादा लेंगे, खर्चा खूब करेंगे। अच्छा, ऑयल, तेल का दाम बढ़ गया, सप्लाई चेन पे भी शॉक आ गई। इन्होंने कहा रूस को निकाल दो, चाइना के खिलाफ टैरिफ कर दो, तो सप्लाई चेन की वजह से महंगाई बढ़ गई। तो इन्वेस्टर्स थोड़े डर गए। इन्वेस्टर्स इससे भी डरे कि इतना ज्यादा गृह युद्ध हो रहा है कि भैया बजट पास करना मुश्किल हो गया। यूएस में डेट सीलिंग की लड़ाई चल रही थी, तो लगा कि भैया ये लोग लड़ाई में कहीं जो है कोई रिफॉर्म ही ना कर पाए और डिफॉल्ट भी कर जाए। तो इस कारणवश यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि इतिहास में दुनिया के मान लीजिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट थे एक जमाने में, वो अब उतने सेफ नहीं रहे, ठीक। तो यूएस में ये जो खर्चा बढ़ा है सरकार का और कर्जा बढ़ा है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो राजनीतिक हालात हैं उसमें इतना विभाजन, उतना पोलराइजेशन जो बढ़ा है, उस कारणवश लोगों को लगा है कि भाई यूएस डेट आज चाइनीज डेट से ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि मार्केट गलत हो जी, लेकिन मार्केट की ये रीड जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब कि मार्केट सेंटिमेंट बदल सकता है कभी भी। अगर बॉन्ड में ये हालत है तो ये स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। अभी तो स्टॉक मार्केट हाई है, तो देखिए वो यूएस बॉन्ड नहीं ले रहा है, तो सेफ एसेट अब क्या ले रहे हैं लोग, गोल्ड, बिल्कुल क्योंकि रिकॉर्ड हाई जा रहा है।
ठीक, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स दोनों गोल्ड खरीद रही हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? गोल्ड का दाम कब बढ़ता है? तब बढ़ता है जब लोगों को भय हो, भाई कुछ होगा, तब आदमी सोना खरीदता है। दूसरे निवेश के विकल्प है, उनमें अगर उसे डर है तो भी वो सोने में निवेश कर देता है उनको भी। हाँ बिल्कुल। और देखिए कि इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम में आइसबर्ग भला ही दिख रहा हो इतना सा जी, लेकिन नीचे बहुत होता है। बिल्कुल, एक दशांक होता है ना ऊपर, 90% तो नीचे होता है जी, है ना भाई? हिमखंड हमारे यहाँ कहते हैं जो। हाँ हिमखंड। तो अब देखिए 2023 में क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक फेल कर गया था, जरा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए फेडरल रिजर्व ने, बैंक फेल होने की नौबत आ गई। ठीक, और क्या किया? बेल आउट किया। क्यों फेल किया? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक, को जो है अपने रिजर्व्स में रखे थे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उन बॉन्ड के दाम गिर गए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड के दाम गिरते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं। तो ये 16वां सबसे बड़ा बैंक था, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़े एक दिन में 42 बिलियन डिपॉजिटर्स ने ले लिए। सोचें, बैंक रन इसको कहते हैं कि अगर आप सब लोग बैंक पहुंच गए पैसा निकाल लें, तो चाहे कितना सशक्त बैंक हो उसके पास नहीं होंगे ना उतने पैसे उस समय। जी हाँ, उसने लोन कर रखे होंगे कई जगह। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उस कॉन्फिडेंस क्राइसिस में बैंक ही कभी कभी चरमरा के टूट पड़ते हैं। और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर आके बैठ गया कि लोगों को आगे भैया फाइनेंशियल सिस्टम रहेगा और बैंक बचे रहेंगे। तो देखिए 2007 याद करें, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। मैं उस समय लंदन में कॉर्पोरेट लॉयर था, वो मैंने अंदर से देखी साहब, आईपीएस छोड़ के गए थे। बड़े पैमाने पे सुसाइड किए थे। ओबामा की सरकार आ रही थी। हाँ, यस वी उस कैन। समय जॉर्ज बुश जूनियर की सरकार थी, हैंक पॉल्सन ट्रेजरी सेक्रेटरी थे। जी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि छुपे हुए रिस्क थे, हिडन रिस्क भी थे और पार्शियली अंडरस्टूड, छुपे भी हुए थे और ना, और वो रिस्क समझ नहीं पाए थे लोग। प्रीवियसली हिडन एंड पार्शियली अंडरस्टूड रिस्क अंग्रेजी में कहेंगे। सही। तो क्या हुआ था भाई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन गई मॉर्गेज लोन्स पे हाई रिस्क बोरोवर्स को। मान लीजिए कि आप जो हैं दारू भी पीते हैं, थोड़ी बहुत अफीम भी चढ़ाते हैं, आप नहीं पीते हैं मुझे पता है, और आप अफीम भी नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप बनने हैं, असली राजस्थानी बनने हैं। बनने साहब है, राजपूत हैं, शौक है भाई, दारू भी चढ़ाते हैं और बड़ी चीज है अफीम भी चढ़ाते हैं। आमदनी आपकी घटती चली गई है, हवेली बिक गई है, गाड़ी जीप में अभी भी घूम रहे हैं, खुली जीप में। आप कहते हैं मैं खरीदना चाहता हूं ये घर, बैंक आपको लोन दे देता है 1 मिलियन, मान लीजिए 1 लाख का। फिर वो क्या करेगा, उसके टुकड़े कर देगा, हजार के 100 टुकड़े, और वो 100 टुकड़े कर देगा जी, और वो बेच देगा मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को जी। तो और वो लोन बाकी लोनों के साथ, मतलब आपने कोई अगर बॉन्ड खरीदा तो उसमें बने साहब का भी लोन होगा, किसी पंडित जी का भी लोन होगा, वो बॉन्डों को विभाजित करके फिर बना देते हैं भरता सबका, अलग अलग लोनों का। तो आपको एक नहीं, आपको आलू के साथ बैंगन भी मिल रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब एक साथ डिफॉल्ट थोड़ी करेंगे, लेकिन अगर सब लोग अफीम चाट रहे हैं तो एक न एक दिन डिफॉल्ट तो सब एक साथ करेंगे। वही हुआ,
लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बेच रहे थे बाजार में, जो आधारित थी मॉर्गेज लोन्स पे, हाई रिस्क बोरोवर्स पे, जी वो हाउस ऑफ सैंड थे, मतलब रेत पे हाँ बनी हुई इमारत थी। जी और वो जब लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो सब जो हैं अफीमची हैं, पैसा नहीं लौटाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे कि भाई नहीं दे पाए किश्त, तो फिर मार्केट मार्केट तो मार्केट है, भीड़ है, बिल्कुल भगदड़ मच गई जैसे कुंभ में मचती है, कुंभ में रेलवे स्टेशनों पे रेलवे स्टेशनों पे। जी सारे जो प्रीवियसली सेफ इन्वेस्टमेंट्स थे उनकी वैल्यू चली गई। भरभरा के गिर बेयर्स बेयर स्टर्न्स और लीमन ब्रदर्स चल बसे, जी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए, क्रेडिट मार्केट्स फ्रीज कर गए। मतलब हर आदमी अपने शेयर बस बेच दिया तो दाम गिर गए। और अगर आप मान लीजिए बिजनेस चलाते थे, आपको लोन उठाना था बाजार से, वो बर्फ जम गई, कोई लोन ही नहीं था मार्केट में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भयंकर आई, दुनिया भर में आई। जी तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का पहले का वक्त है। मार्केट्स को लग रहा है कि इंक्रीज्ड इंस्टेबिलिटी है, अधिक अस्थिरता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कहां से आ रही है, जी एग्जैक्ट ड्राइवर क्या है उसका उसका कारण क्या है, सटीक कारण क्या है, और उसका असर क्या पड़ेगा ये भी अभी नहीं पता है। जी ठीक, पर ये याद रखिए कि अगर दुनिया का सबसे सिक्योर डेट, यूएस गवर्नमेंट डेट, अब अगर उतना सेफ नहीं रहा, जी अगर अब लोग वापस सोने के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में दाल में कुछ काला है। ठीक, क्योंकि मान लीजिए यूएस का अगर स्टॉक मार्केट गिरा, इंडिया के एक्सपोर्ट भी गिरेंगे। जी इंडिया की इकोनॉमी में देखिए डोमेस्टिक डिमांड है नहीं, वेज सप्रेशन है। वेज सप्रेशन मतलब आप तनख्वाही कम दे रहे हो। जी फाइनेंशियल रिप्रेशन है कि आप जो है बैंक में सीडी करिए, आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन महंगाई उससे ज्यादा है, तो जी आपकी सेविंग्स कम होती जा रही है। ठीक, तो ना डिमांड है ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, मात्र पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत सरकार के हाथ में सब कुछ आ गया है, फिर सनातन सोशलिज्म आ गया, और एक्सपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, खासकर गुड्स के भी हैं और सर्विसेज के भी। लेकिन अगर वो भी डगमगाए, अभी बताया था कि यूएस का हमारा ट्रेड सरप्लस है $45.5 बिलियन, अगर मुझे याद ठीक से ऐसे ही है। जी 2024 में इतना ही था मेरे ख्याल से, एक दो बिलियन इधर उधर, शायद मैं गलत बोल रहा हूं। जी अगर वो भी गया, वैसे ही स्टॉक मार्केट अक्टूबर से गिर रहा है, वैसे ही रुपया गिर रहा है, तो अगर बहुत बड़ा जहाज डूबता है तो छोटी छोटी नैयाओं को भी साथ ले लेता है। हाँ बिल्कुल सामूहिक निषेध जिसको कहते हैं, बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो साथ वाली छोटी को ले हाँ, लेती है। तो इंडिया को वो खतरा है। यूरोप का तो बुरा हाल है, जी यूरोप में तो जर्मनी में 2 साल से रिसेशन चल रहा है। जी यूरोप का और बुरा हाल होगा, क्योंकि यूरोप में तो अब यूक्रेन की लड़ाई के बाद बिल पकड़ा देगा। अच्छा, रूस दादागिरी करके हफ्ता वसूली करेगा, बोलेगा अच्छा तुम जो है मेरी बाहों से अमेरिका की बाहों में गए थे, अब डार्लिंग जाओगे कहाँ? हाँ, हमें छोड़ के कहाँ जाओगे। अरे है ना, वो कहावत है ना, डार्लिंग हमें छोड़ के कहाँ जाओगे, लौट के यहीं आओगे। जहां जाओगे हमें पाओगे, एक ये भी जहाँ है। जाओगे हमें पाओगे। तो रूस अब यूरोप को बोलेगा कि भाई तुम्हारा तो जो है पति भाग गया है, अब मैं ही हूं तुम्हारा नया पुराना प्रेमी है, जी हमें तो साथ साथ रहना है। तो अमेरिका भी हफ्ता वसूली कर रहा है, यूरोप से कह रहा है 2% नहीं 5% लगाओ डिफेंस पे। रूस भी करेगा हफ्ता वसूली, तो यूरोप का बुरा हाल होगा। तो यूरोप के को हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, निवेश कैसे आएगा इस देश में? इस देश में कैपिटल की कमी है भारत में। तो चीन का भी बुरा हाल होगा, चीन तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी रही है,
चीन की इकोनॉमी वैसे ही बुरे हाल है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो यूएस का जो रिस्क है जी और यूरोप के जो बुरे हालात हैं, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अफ्रीका तो वैसे ही, आप देखिए हमारा वीडियो अंग्रेजी वाले यूट्यूब चैनल पे, अफ्रीका में तो करोड़ों लोग भूखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक विकट समय आने वाला है। और जो लोग ये देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनसे यही सुझाव दूंगा कि जितना पैसा बचा सकें बचाएं क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आएगा। सर मैं आपको ये बताऊं सर कि 2005 में जब अमेरिका में शपथ लेते हैं जॉर्ज बुश जूनियर दूसरी बार, तो गोल्ड का जो रेट भारत में था 7,000 रुपए 10 ग्राम। फिर 2010 की जनवरी में लेते हैं ओबामा पहली बार, तो आप आश्चर्य करेंगे कि रेट हो जाता है 12,500। नहीं, आश्चर्य नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्योंकि उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन था, कैसे नहीं होगा, बढ़ेगा ही सोना। हाँ जी, और 2012 के अंदर यह करीब 35,000 हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है अगले 5 साल में। और जो डेटा मेरे पास है उसके अनुसार 2016 में ये जाते जाते जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ता, 16 में 28 से 30 के बीच रहता है, लेकिन 20 में जाते जाते फिर 48,000 हो जाता है। तो यह जो टाइम ऑफ इलेक्शन, ये जो इकोनॉमी को रिलेट कर रही हैं, और अब जो आप स्थिति जानते हो 90 के आसपास टच कर रहा है। तो नहीं, मनु शर्मा ने तो कहा था ना, मनु शर्मा ने कहा था, और इसीलिए जिसने गोल्ड बॉन्ड ले लिया है आरबीआई का, वो तो खुश है। आरबीआई के अलावा सभी खुश हैं। आरबीआई के अलावा शक्तिकांत दास हमारे हैं महानुभाव, उनको इतिहास अच्छी तरह स्वर्णिम अक्षरों में याद करेगा कि एक राजा टोडरमल थे जो कि अकबर का खजाना भर के गए, एक शक्तिकांत दास हैं जो कि भारत का खजाना लुटा के गए। तो कुल मिला के अपन मुद्दे पे आते हैं सर कि क्या अब क्राइसिस आने वाला है? देखिए, ग्लोबल क्राइसिस आ रही है, हो सकता है 2 महीने में आ जाए जी। तो जॉब में इन्फ्लेशन आएगा फिर सर? इन्फ्लेशन जरूर आएगा, फूड इन्फ्लेशन भी आ सकता है, भूखमरी, खाने के दाम भी बढ़ सकते हैं, भूखमरी भी आ सकती है। खैर, हम तो अनाज बांट रहे हैं तो नहीं आना चाहिए भारत में, लेकिन कई और देश इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे जो कि बाकी जगह से अपना खाना इंपोर्ट करते हैं। तो लेकिन इन्फ्लेशन आने के पूरे आसार हैं। लेकिन इन्फ्लेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है, एक विकल्प ये भी है कि ना भी आए, क्योंकि डिमांड ही चली जाए जी। क्योंकि अगर मार्केट्स कोलैप्स किए तो डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं रहेगी। हाँ, ये भी बात ठीक है। ठीक है, और सरकारों के पास कर्जा कुछ जरूरत से ज्यादा है जी। पूरे यूरोप की सरकारों के पास कर्जा जरूरत से ज्यादा है। भारत का भी बुरा हाल है, भारत की सरकार की क्या लायबिलिटी है पता ही नहीं है। यहाँ जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं सब कह रहे हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो पिछले साल 0 हो गया, कम होता जा रहा है कई साल से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो 0 हो गया। पीयूष गोयल इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे, जो हमारे मंत्री हैं महानुभाव, उनका खुद लड़का रहता है न्यूयॉर्क जी। तो अगर देश की इकोनॉमी इतने बल्ले बल्ले है तो आपका लड़का वहां क्यों बैठा है? तो ये मजेदार चीज है कि एफडीआई हो गया है 0 पिछले साल, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो वापस चला गया अमेरिका, मार्केट्स गए हैं गिर, इकोनॉमी में डिमांड है नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो भारत का तो बुरा हाल होगा। अगर क्राइसिस आई वेस्ट में तो क्राइसिस हमको इस दफे जरूर असर करेगी, और इसलिए करेगी क्योंकि हमने तैयारी नहीं की जब धूप थी। हमने सोचा हमेशा धूप रहेगी और हम पेड़ के नीचे गाना गाते रहेंगे बॉलीवुड के। सही कह रहे हैं सर। लेकिन क्राइसिस आएगी, ग्लोबल क्राइसिस आएगी, और वो
खासकर यूएस में आइसबर्ग की तरह है, पानी के नीचे। और यूरोप तो क्राइसिस में है ही, यूरोप की तो बात ही क्या करनी, वो तो घनघोर क्राइसिस में। जी, तो चीन भी जी, में भी वो ग्रोथ नहीं है। चीन भी अब क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हाईटेक इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है और अपने एक्सपोर्ट सब्सिडाइज कर रहा है। चीन का मॉडल भी हमेशा तो नहीं चलेगा। चीन ने काफी अचीव कर लिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीन में चूंकि अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, इसलिए चीन की आर्थिक हालात काफी अनबैलेंस्ड है, इम्बैलेंसेस बहुत है चीन में। तो वो भी क्राइसिस मतलब आती जा रही है, किसी तरह वो पीछे करते आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस तो आएगी, क्योंकि जो इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जी। हाँ, वो डिसबैलेंस्ड है, एक और हाँ, झुका हुआ है, दूसरी ओर कहीं हाँ, लिबरल हाँ, है, कहीं। मतलब देखिए, मैंने ये बात कही थी वीडियो में, है ना? जो आप तो देखते रहते हैं, एफओ एक्सक्लूसिव, है ना? जी, बिल्कुल। एफओ एक्सक्लूसिव में मैंने ये बात कही थी और मैंने कहा था कि देखिए साहब, सबसे बड़ी खतरे की घंटी क्या है? हैं? जी, खतरे की घंटी आपके लिए ये है कि अम, ये देखिए, बॉन्ड आपका इतना नहीं गिरना चाहिए, है ना? बिल्कुल। ठीक। अम, तो अगर ये गिर रहा है, जैसे आपको ग्राफ दिखाया, जी, और सोना इतना बढ़ रहा है, तो कुछ तो ठीक नहीं है ना? दाल में कुछ काला है। फिर आप देखिए, अ, जो ग्लोबल डेट वगैरह बढ़ता जा रहा है ना? ग्लोबल डेट कितना बढ़ रहा है, आप देखिए, ध्यान से देखिए कि जो ग्लोबल डेट है वो अम, जो है 323 ट्रिलियन हो चुका है। जी। ते वर्ल्ड का जीडीपी मान लीजिए $100 ट्रिलियन है, और ये 323 ट्रिलियन हो चुका है। सवा और तीन ये रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की, साहब। जी, तो अगर, और ये रॉयटर्स की हेडलाइन थी कि ग्लोबल डेट सर्जेस पास 320 ट्रिलियन। ठीक। मेरा ये है कि भैया, ये तो डेट जीडीपी रेशियो तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब कुछ ज्यादा ही कर्जा हो गया है कि नहीं? और आप देखिए फिर बाकी इंडिकेटर्स, क्रेडिट कार्ड डेट अमेरिका में 1 ट्रिलियन है, और उस पे जो है लोग 20 से ऊपर परसेंट दे रहे हैं। ठीक है। तो बात यह है कि अम, इतनी सारी चीजें बढ़ती चली आ रही हैं, और ट्रंप सरकार इतना धक्का दे रही है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, कह रही है टैरिफ्स लगाएंगे। अब पूरा सिस्टम ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड था, ट्रेड पे, फ्री ट्रेड पे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो है ना, सारे बदल डालूंगा, घर के सारे बल्ब, अरे बल्ब बदल दूंगा। हाँ, जी, पूरे के पूरे बदल डालूंगा। जी, तो आप देखिए कि ये पूरा ही सिस्टम बदल रहे हैं। अच्छा, ये बाकी कंट्रीज भी क्या कर रही हैं, वो डिप्रिसिएट कर रही हैं। ठीक। करेंसीज जितनी हैं, जापानीज येन डिप्रिसिएट कर होता आ रहा है, यूके सिर्फ रुपी नहीं हो रहा है, रुपी तो एक मामले में कम हुआ है, रुपी तो बेवकूफी में हो गया, लेकिन बाकी जो है कर रही हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा, इस जिसे कहिए, जैसे यूरोप और अमेरिका का रिश्ता 2025 में अब टूट गया है। तलाक हो रहा है। तलाक पूरी तरह ना भी हो तो भी अब वो नहीं है, शादी तो नहीं रही, उसको जुदा क्या, हो गए हैं। सेपरेशन, हाँ, वो हो मुस्लिम विधि में वो जिसे इद्दत का वक्त कहते हैं, और हाँ, हिंदू विधि में जिसे कहा जाता है कि भैया आपको डिक्री जारी हो गई हाँ। तो अब है। देखिए, वो अब हो चुका है, तो 80 साल का वो दौर खत्म हो गया। आपने जो सिस्टम बनाया वो हटा दिया। आप चीन के खिलाफ भी ट्रेड वॉर करने को तैयार हैं, चीनी नहीं, मेक्सिको कनाडा के साथ करने को तैयार हैं। आप चाहते हैं नौकरियां आए। तो जो पूरा ताना बाना जो बुना था
80 साल में वो टूट रहा है। तो साहब जब ताना बाना टूटेगा तो क्राइसिस तो आएगी ना, उसके बाद भले ही जो है रिफॉर्म हो और फिर ग्रोथ हो, क्योंकि ये तो काल चक्र है ना। इकोनॉमी ऐसा थोड़ी है कि हमेशा नीचे जाएगी या हमेशा ऊपर ही आएगी। तो लेकिन ये डाउनवर्ड साइकिल है और क्राइसिस तो आनी है, सितारों में लिखी है क्राइसिस, कोई रोक नहीं सकता। जी, तो सितारों में लिखी है क्राइसिस, बता रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह। और कई सारे बिंदुओं पे हमारी बात हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है। आपने इशारा किया है भुखमरी आ सकती है, आर्थिक संकट के साथ भी भारत किस स्थिति में रहेगा, तमाम बिंदुओं पे हमने बात की। और भी विषयों से हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे, बशर्ते आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। साथ ही इस वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी उसे कमेंट करके बताएं, और कौन सी बात पर अपनी राय देना चाहते हैं वो भी कमेंट पे बताएं। धन्यवाद।